डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये तीन शब्द जिस क्रांति से हमें मिले हुए हैं आज उस क्रांति के बारे में। थर्ड स्टेट वाले लोग, और थर्ड स्टेट वाले लोगों को बेसिकली हम लोग क्या कह के बुलाते हैं, लोगों को पीजेंट, यानी जो किसान होते थे, और यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग कौन से, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सारे लोग यहाँ पे हुआ करते थे। तो जितना भी टैक्स होता था सब इनके ऊपर लगा दिया जाता था। राजा ने ऐसे ही किया था कि जब वो कर्ज में डूबा हुआ था फ्रांस, तो राजा ने क्या किया, लुई 16 ने सारा जो टैक्स था कि एक वोट की मांग की जाती है। कौन एक वोट की मांग कौन करता है, जो थर्ड स्टेट वाले लोग रहते हैं, ठीक है, ये लोग मांग करते हैं। लेकिन राजा ने क्या किया, इसको कौन से आएंगे, जिनके पास जमीन होगी तो वो 25% में आते थे, जिनको क्या करना पड़ेगा, वो वोटिंग राइट उनको, तो ये अपनी एंट्री करते हैं और ऐसा दिखाते हैं लोगों को कि ये जनता के लिए है, मतलब जनता का सपोर्ट करते हैं, यानी डेमोक्रेसी। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। कुछ ऐसे ही हुआ था फ्रांस में, जब फ्रांस के राजा और रानी अपनी जिंदगी को बहुत ही शानो शौकत से व्यतीत कर रहे थे और वहां की जो जनता थी फ्रांस की, वो सड़कों पर भूख के मारे मर रही थी। डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और फ्रीडम, ये तीन शब्द हमें बड़े आम से लगते हैं ना, लेकिन क्या आपको पता है इन तीन शब्दों के लिए लोगों ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनामिका अग्रवाल और आप सबका स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसने दुनिया का पूरा रुख ही बदल करके रख दिया था। डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये तीन शब्द जिस क्रांति से हमें मिले हुए हैं, आज उस क्रांति के बारे में बात करेंगे। एक राजा था जिसने अपनी प्रजा को कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि एक राजा जो होता है वो अपने माँ बाप के बराबर होता है, लेकिन उसने क्या करा, अपनी ही शानो शौकत यानी अपनी महल और अपनी रानी के खर्चों पर ही सारा समय अपना बर्बाद किया और पैसे बर्बाद कर दिए। फ्रांस जो था वो पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, और ही चीजें खराब होती गई। पहले से कर्ज में डूबा हुआ था और उसने क्या करा, और ज्यादा किसी को, यानी किसको, ब्रिटेन को उसने पैसे काफी ज्यादा दे दिए थे। ये तो वही वाली बात हो गई ना, खुद के जेब में पैसा नहीं है और चले हैं दूसरों की मदद करने के लिए, मतलब अपने घर में आग लगी है वो नहीं बुझाना है उनको, दूसरों के घर में गए हैं पानी डालने के लिए। तो इसने अपना ही पूरा सारा खत्म कर दिया था, बहुत बेकार कर दिया था, ठीक है। तो उसी राजा के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। और कौन सा राजा था जिसने ये सारी चीजें करी, है ना। राजा भी एकदम क्या बोले खच्चर टाइप का था, ठीक है, और उसकी रानी महा खच्चर टाइप की थी जो उसका साथ देती। एक बार हुआ क्या कि जो रानी थी वो घूमने के लिए निकली, कहाँ पे, जो सड़कों पर घूमने के लिए निकली, बढ़िया अपने उस पे रथ पे बैठ करके घूमने के लिए निकली। तो जब जनता थी वो बोल रही थी कि हमें रोटी दे दो, ठीक है, रोटी मांग रही थी खाने के लिए। तो वो अपने सैनिकों से कहती है, जो रानी थी वो पता है क्या बोलती है, कहती है ये रोटी क्या मांग क्या रहे हैं, ये क्या है। तो उनके सैनिकों ने बोला कि इनको ब्रेड चाहिए, ऐसी चीजें मांग रही है। तो वो कह रही अच्छा तो रोटी नहीं है, जाओ ब्रेड खा लो जा करके, ठीक है, केक खा लो जा करके। इतनी बैल बुद्धि की थी मतलब रानी, मतलब इतना नहीं सोच रही। लोगों के पास अनाज की कमी थी, क्योंकि उस समय जो पॉपुलेशन थी बहुत ही बड़े लेवल पे इंक्रीज हो चुकी थी, ठीक है, और अनाज की कमी पड़ गई थी, जिसकी वजह से जब पॉपुलेशन बढ़ी अनाज की कमी हो गई। लेकिन क्या हुआ, डिमांड तो बढ़ी ना, तो डिमांड जब बढ़ी तो महंगाई भी बड़े स्तर पे आ चुकी थी। यही सारे कारण थे जिसकी वजह से जनता ने मतलब एक ये क्रांति इतनी बड़ी हो गई और इस पूरा क्रांति का रूप ले लिया था फ्रांस ने, ठीक है। तो आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में, ठीक है। स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता, ये तीन शब्द, यानी अभी मैंने पहले भी बात करी थी, ये तीन शब्द जो हमें मिले हैं ये फ्रांस की क्रांति से मिले हैं, है ना। तो यहीं से शुरुआत हुई थी इन सारी चीजों की। तो आगे बात करते हैं कि हुआ क्या था। राजा था कौन, राजा था लुई 16, जो राजा था वो लुई 16 था। कौन था, लुई 16 था, ठीक है। और इसका जो राज्यारोहण हुआ था वो 1774 में हुआ था। कब हुआ था, 1774 में, 20 वर्ष की आयु में इसका जो राज्यारोहण हो गया था, यानी राजा बन गया था। ये कौन, लुई 16 जो था। और इनकी जो रानी थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी एंटोनेट, ठीक है। युद्ध और वर्साय के महल, अब यहाँ पे देखना फिजूल खर्ची के कारण जो है बहुत ज्यादा क्या हो गया था, कर्ज बढ़ गया था। जो इनकी रानी थी ना, किसकी, लुई 16 की, इनके शौक इतने घटिया टाइप के होते थे, मतलब कि जैसे कि ना आज के टाइम पे देखेंगे आपकी एक्ट्रेस जो होती हैं शायद वो भी इतना मतलब इस तरीके से खर्च नहीं करती होंगी जितना इनके शौक थे उस टाइम पे, मतलब जो लुई 16 की जो रानी थी उनके, ठीक है। और 2 अरब से अधिक लीवरे दोस्तों क्या होता है, ये फ्रांस की मुद्रा है, क्या, यानी फ्रांस की करेंसी, फ्रांस की मुद्रा है ये लीवरे जो थी, ठीक है, अभी भी है मतलब,
ठीक है। और इसने जो है काफी ज्यादा मतलब ये फ्रांस जो है कर्ज में डूब चुका था और जिनसे कर्ज लिया हुआ था उन लोगों ने 10% का ब्याज और ज्यादा इस पे क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था, किसके, फ्रांस के ऊपर। फिर क्या होता है कि आप देखते हैं फ्रांस में ना मोनार्की होती है। मोनार्की जैसे आप समझ सकते हैं ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसी वाली प्रथाएं चल रही हुआ करती थी। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं गाइस कि जैसे वैदिक टाइम में हमने देखा था, मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूं, आप उसको ध्यान से देखिएगा कि वैदिक एरा में आप देखोगे कि वैदिक टाइम में कि हमारा जो समाज होता है वो 4 वर्णों में विभाजित होता है। जैसे कि आप देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कुछ ऐसी चीजें फ्रांस में भी देखने को मिलती है ना। तो यहाँ हम देखते थे कि ब्राह्मण है जैसे, है ना, और क्षत्रिय होते थे। फिर उसके बाद आपको कौन देखने को मिलते हैं, वैश्य देखने को मिलते हैं और फिर शूद्र देखने को मिलते हैं, है ना। तो होता क्या था कि इन जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन लोगों को क्या सारी चीजें मिलती थी, मंदिर में भी जाना अलाउ था, है ना। और जो ये शूद्र होते थे इनका काम क्या था कि सिर्फ लोगों की सेवा करते थे, इन्हें मंदिर में भी जाना अलाउड नहीं हुआ करता। तो सेम कुछ यहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ऐसे ही कुछ यहाँ देखने को मिला कि जैसे जो प्रथम स्टेट वाले थे यानी जो क्लर्गी वाले जो यानी पादरी कौन होते थे, जो पूजा पाठ करवाते थे, इनके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं होता था। ठीक है, और जो नोबेलिटी यहाँ बेसिकली जो राजा होते थे और राजा की जो फैमिली के लोग रहते थे वो लोग यहाँ पे रहते थे। ठीक है, इन्हें भी कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, बिल्कुल कोई टैक्स इनको नहीं देना पड़ता। सबसे ज्यादा यानी पूरा जो टैक्स कौन देता था, ये जो थर्ड स्टेट वाले लोग। और थर्ड स्टेट वाले लोगों को बेसिकली हम लोग क्या कह के बुलाते हैं, इन लोग को पीजेंट यानी जो किसान होते थे। और यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग कौन से, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सारे लोग यहाँ पे हुआ करते थे। तो जितना भी टैक्स होता था सब इनके ऊपर लगा दिया जाता था। राजा ने ऐसे ही किया था कि जब वो कर्ज में डूबा हुआ था फ्रांस, तो राजा ने क्या किया, लुई 16 ने सारा जो टैक्स था वो यहीं से वसूलता था। ठीक है, इसीलिए आप ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं कैसा देख रहे हैं, टूटा हुआ देख रहे हैं ना, तो ये यही चीज दर्शा रहा है आपको। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो 90% जो लोग थे वो पीजेंट ही थे, किसान थे। 10% में आपके ये जो वकील हैं, डॉक्टर है, ये सारे लोग आते थे। आगे चल के जो वकील हैं या फिलोसफर जो होते थे, इन सब लोगों ने ही आवाज उठाई थी कि हमें मतलब क्या चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए हमें। ठीक है, ये सारी चीजों के लिए आवाज उठाया था। और देखते हैं कि कर भी यहाँ पे एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक धार्मिक कर भी होता था, यानी उनको इनडायरेक्ट टैक्स भी वसूल कर लिया जाता था इन लोगों से। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, खराब फसल, अनाज की कमी, मजदूर की स्थिति जो हो गई बहुत ज्यादा खराब हो गई, भूखमरी और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम। यानी कि अब आप देखते हैं कि पॉपुलेशन जो होती है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, यानी 2 मिलियन पॉपुलेशन काफी ज्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है, 2 मिलियन। ठीक है, 2 करोड़ तक यहाँ पे पॉपुलेशन जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा यहाँ पे अनाज की कमी हो जाती है, क्योंकि फसल बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। इस टाइम पे दिक्कतें बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे आ जाती हैं। और आपको पता है कि जब पॉपुलेशन बढ़े और अनाज की भी कमी हो तो महंगाई कहाँ जाएगी, बहुत ही चरम स्तर पे चली जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये जो आपके हैं जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू, ये लोग आते हैं। ठीक है, ये मिडिल क्लास से ही होते हैं, लेकिन इन लोगों ने आवाज उठाया। आवाज किसके लिए, क्रांति के लिए, कि हमें क्या चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। और ये जो राजा जितनी भी नीतियां अपनी अपना रहा है इन सबके खिलाफ वो हो गए थे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक मतलब खंडन कर देते हैं, यानी जो उनका इन लोगों को अधिकार नहीं मिले हुए होते हैं उन सब के बारे में ये बातचीत करते हैं। ये जो तीनों लोग आते हैं, क्योंकि आगे चल के आप देखते हैं कि इन लोगों ने किताब भी लिखी, जैसे इनकी जॉन लॉक की थी। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें काफी यानी जनता के प्रतिनिधियों के बीच समझौते पर आधारित है। ठीक है, और इसमें आगे आप देखिए क्रांति का शंखनाद, यानी कि होता क्या है कि जो राजा होते हैं, राजा कौन, लुई 16, ये एक मीटिंग बुलाते हैं। ठीक है, मीटिंग बुलाते हैं और ये बोलते क्या है, इसमें जो थर्ड स्टेट वाले होते हैं ये करीब 600 लोग यहाँ पे आते हैं
और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो रहते हैं वो सब भी शामिल होते हैं। लेकिन और बोलते क्या है कि एक वोट की मांग की जाती है। कौन एक वोट की मांग कौन करता है? जो थर्ड स्टेट वाले लोग रहते हैं, ठीक है, ये लोग मांग करते हैं। लेकिन राजा ने क्या किया? इसको ठुकरा देता है। वो बोलता है कि हमें मंजूर ही नहीं है, ये हम ये चीज नहीं मानेंगे, क्योंकि उसको तो यही रहता है ना, देखते हैं मोनार्की सिस्टम चल रहा होता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें ये मना कर देता है। फिर आगे चल के क्या होता है? 20 जून 1789 को क्या होता है? जो थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि होते हैं वो खुद मतलब एक नेशनल असेंबली बेसिकली फ्रांस की जो संसद है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने एक नेशनल असेंबली घोषित करी और क्या किया? टेनिस कोर्ट में शपथ ली कि जब तक राजा की शक्तियों को कम करने वाला नया संविधान नहीं बन जाता है वो पीछे नहीं हटेंगे। आप ये लाइन देख रहे हैं, 5 मई 1789 को यहाँ पे राजा ने मीटिंग बुलाई थी, लेकिन फिर 20 जून 1789 को कौन? जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन लोगों ने खुद से एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया होता है और ये पूरी मीटिंग को कंडक्ट करते हैं वो लोग, ठीक है, और बोलते हैं कि हम खुद से करेंगे सारी चीजें। अब यहाँ पे बैस्टाइल फोर्ट क्या होता है? इसका पतन हो जाता है। पतन क्यों होता है? ये 14 जुलाई 1789, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि पेरिस में आतंक और अफवाह फैल जाती है कि सेना शहर में घुसने वाली है। और लोग क्या बोलते हैं कि मतलब अफवाह क्या फैलती, जो आम लोग रहते हैं ना उनको क्या बताते हैं कि आपकी जो फसल है वो राजा नष्ट करवा रहा है पूरी, मतलब आग लग गई है आप लोगों के खेतों में तो फसल खराब हो जा रही है। तो लोग क्या करते हैं? डर के मारे वो जितनी चीजें उनके पास रहती हैं, जैसे फावड़ा, हथियार, जो भी चीजें रहती है उसको लेकर के ना घुस जाते हैं महल में। किसके महल में? जो ये राजा का रहता है, और वहां पे सब तोड़ फोड़ मचा देते हैं, पूरे उस किले में ही आग लगा देते हैं, यानी सब खत्म कर देते हैं वो लोग। 7,000 जो नागरिक होते हैं हथियारों के लिए, ठीक है, सरकारी भवनों पर मतलब एकदम, यानी जो जैसे डॉक्यूमेंट भी रखे होते हैं ना वो लोग, वो सब कुछ जला देते हैं, यानी सब कुछ। तो वो जो राजा के पास कुछ बचता नहीं है फिर भागने के अलावा, वहां से वो छोड़ के भाग भी जाता है, ठीक है। और यहाँ पे किला पूरा बर्बाद हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ बचता ही नहीं यहाँ पे। अब यहाँ देखते हैं अफवाह फैल जाती है क्या कि किसानों की फसलें नष्ट करवा रहे हैं। डरे हुए किसानों ने ग्रामीण किलों पर हमले किए, सामंती दस्तावेज जला दिए और 4 अगस्त 1789 को सामंती व्यवस्था का क्या हो गया था? अंत हो चुका था पूरे तरीके से। अब महिलाओं का मार्च क्योंकि होता क्या था कि इतनी ज्यादा कमी देखने को मिल गई थी जिसकी वजह से मतलब महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, जो बेकरी वगैरह होती थी उन्हें भी जा करके हमला बोल दिया एक साथ ही, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा मतलब क्या आक्रोशित, गुस्सा हो गई थी। वर्साय तक मार्च किया और उन्होंने शाही परिवार को महल छोड़ने और पेरिस लौटने पर क्या कर दिया था? मजबूर कर दिया था। राजा को लौटना ही पड़ा था अंत में, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे पुरुष एवं नागरिक के अधिकार घोषणा पत्र। यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी कि जो बोलते हैं ना कि महिलाएं ना यहाँ पे अपने अधिकार के लिए लड़ती हैं, क्योंकि इस समय क्या होता है, पुरुषों को ही सिर्फ वोटिंग राइट मिलता है इस टाइम पे, ठीक है, कि सिर्फ यहाँ के जो मेन हैं और 25% मेन वो, यानी जो कि थोड़े से कौन से आएंगे, जिनके पास जमीन होगी तो वो 25% में आते थे, जिनको क्या करना पड़ेगा, वो वोटिंग राइट, उनको वोटिंग राइट उन्हें ही मिल रहा था, ठीक है। बाकी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था कि वो क्या करेंगी, वोट देंगी। तो महिलाओं ने भी काफी ज्यादा संघर्ष किया था अपने अधिकार के लिए। फिर राजा का आप देखते हैं भागना और विश्वासघात। ये क्या कर, विश्वासघात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो भाग तो जाता है लेकिन चुपचाप प्रशिया के जो राजा होते हैं उनसे ही मीटिंग कर रहा होता है। वो कौन? लुई 16 जो होते हैं, ठीक है। जून 1791 में क्या होता है कि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर देता है, क्योंकि वो नेशनल असेंबली जो थर्ड स्टेट वाले लोग रहते हैं बनाते हैं ना, मिडिल क्लास के लोग, तो उसपे कि वो कहते हैं कि हमें खुद संविधान चाहिए, ठीक है, और संविधान में डेमोक्रेसी जैसी चीजों की मांग करते हैं। तो होता क्या है कि आगे चलकर वो साइन तो कर देता है उस हस्ताक्षर पर जो डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन चुपचाप वो प्रशिया के जो राजा होते हैं उनसे बातचीत कर रहा होता है, ठीक है। राजा ने भेष बदलकर देश में भागने और विदेशी सेनाओं को एकजुट करने का प्रयास भी करा था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जो मतलब पकड़ लिया गया उसको। इस घटना से जनता के मन में राजतंत्र के प्रति बचा हुआ आखिरी विश्वास भी हमेशा के लिए क्या होता है, टूट जाता है। आप देखते हैं आप गणतंत्र की स्थापना और राजा को फांसी दे दी जाती है, ठीक है। 21 जनवरी 1793 लुई 16 को क्या होता है, मृत्यु दंड मिल जाता है न्यायालय के द्वारा। और
आरोप क्या होता है कि देशद्रोह का आरोप होता है, ठीक है, इनके ऊपर सजा सुनाई जाती है और ये मर जाते हैं, ठीक है। 21 सितंबर राजतंत्र का पूर्ण रूप से अंत हो जाता है, फ्रांस एक गणतंत्र बन जाता है जहां पे सरकार का चुनाव जनता करती है, जैकोबिन क्लब का उदय होता है। अब आप देखते हैं यहाँ पे कौन आता है, एक बहुत ही टेरर भी कह सकते हैं, एक दूसरे इंसान की भी एंट्री होती है, आगे चल के अभी पता चलेगा आपको, ठीक है। आतंक का राज, अब जो आते हैं रॉबर्सपियरे साहब आ जाते हैं, ये क्या होते हैं, ये नेता होते हैं। मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियरे का नियंत्रण दंड की सख्त नीति अपनाई, ठीक है। गणतंत्र का जो भी शत्रु माना गया वो कुलीन, पादरी, असहमति रखने वाले स्वयं के पार्टी सदस्य, उन्हें गिरफ्तार कर क्रांतिकारी न्यायालय में पेश किया गया था, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए निरंकुशता का सहारा लेना पड़ा, दैनिक जीवन में शक्त और समान देखो यहाँ पे अनिवार्य कर दी गई थी ये सारी चीजें, ठीक है। ये भी बड़े क्रूर टाइप के होते हैं, इनका ज्यादा टाइम चल नहीं पाता यहाँ से, बस 1 साल ही रहते हैं क्योंकि लोग इनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो आप, समानता और मृत्यु का यंत्र, आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन द्वारा निर्मित इस मौत की सजा के लिए एक मानवीय और समान मशीन का रूप पेश किया गया था। यहाँ पे आप देखते हैं टेरर का एक्शन, आतंक ने राज्य में यह मशीन लगातार चलती रही जिसने हजारों कुलीन, पादरियों और आम किसानों की जान ले ली थी। अब यहाँ पे देख रहे हो ये 2 खंभों के बीच लटकते हुए मशीन, ये क्या है, समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था, यानी कि वो कुछ भी अगर जनता वहां की आवाज उठाती थी ना तो ये बड़ा क्रूर टाइप का था, ये भी वैसे, तो लोगों ने भी इसको बहुत जल्दी क्या कर दिया था, हटा दिया था यहाँ से, ठीक है। अब रॉबर्सपियरे का पतन हो जाता है, ये अपनी नीतियों और अपनी सख्ती से जो चीजें लागू किया होता है ना, उसी के कारण ये अपनी ही मतलब खराब कर लेता है सब कुछ। जुलाई 1794 उसी क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया जिसे उसने सत्ता का हथियार बनाया था। अब यहाँ पे गिरफ्तार होने के अगले ही दिन रॉबर्सपियरे को उसी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था जिसका उसने इतना बेरहमी से इस्तेमाल करा था, ठीक है। अब आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, इनकी एंट्री होती है, ठीक है। ये कोई पहले से कोई राजा वाजा नहीं होते हैं, ठीक है, ये किसी सैनिक में रहते हैं और यहाँ देखते हैं कि फ्रांस में चीजें खराब हो रही होती हैं, तो ये अपनी एंट्री करते हैं और ऐसा दिखाते हैं लोगों को कि ये जनता के लिए है, मतलब जनता का सपोर्ट करते हैं, यानी डेमोक्रेसी को लेकर, उनके राइट को लेकर सब कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो जनता को क्या लगता है कि ये राजा हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि हमारे हित की बात कर रहा है, ठीक है, नेपोलियन को। अब राजनीतिक अस्थिरता यहाँ देखने को क्या मिलती है, जो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद 5 सदस्यों वाली डायरेक्टरी के हाथों में गई, उनकी आपसी कलह ने फ्रांस में अव्यवस्था फैला दी थी। सैनिक तानाशाही, इस राजनीतिक शून्यता और अस्थिरता ने एक युवा सैन्य कमांडर यानी नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया था। और अब नेपोलियन क्या करता है, एक न्यू ऑर्डर लेकर आता है, सत्ता पर कब्जा करता है और 10 साल की अराजकता को समाप्त करने के लिए वादा किया, खुद को यूरोप की आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। मतलब ये बोलता था कि जो ये वो है आधुनिकीकरण है उसका ये सपोर्ट करेगा, यानी ये बोल रहा था कि हाँ डेमोक्रेसी आनी चाहिए, ठीक है। अब क्रांति की जो प्रमुख उपलब्धियां थी, है ना, क्या क्या चीजें ये इस क्रांति से मिल गई थी हमें, वो देख लेते हैं। राजनीतिक, अब राजनीतिक में क्या था, निरंकुश राजतंत्र का अंत हो चुका था। निरंकुश राजतंत्र का मतलब है जिस पर कोई अंकुश ना लगा सके, ठीक है। ऐसा होता था कि सिर्फ राजा ने जो कह दिया वही फाइनल होता था, इसके बाद कुछ नहीं। संविधान की स्थापना हो गई थी, शक्ति अब राजा की नहीं बल्कि जनता के हाथ में थी, ठीक है। कानून यहाँ पे क्या था, समान नागरिक कानून, सेंसरशिप की समाप्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और समाज में क्या था, सामंती व्यवस्था और जन्मजात विशेषाधिकारों का पूर्ण उन्मूलन हो चुका था। चर्च की संपत्ति की जब्ती, दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली हो चुकी थी, ठीक है। अब विश्व पर प्रभाव क्या हुआ, आधुनिक युग का जन्म, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो 3 शब्द मिले हैं ये यहीं से मिले हैं, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ठीक है। ये विचार 19वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण विरासत बन चुके थे। ग्लोबल, इन विचारों ने पूरे यूरोप में सामंती व्यवस्था का नाश कर दिया था और उपनिवेश में संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के आंदोलन को क्या कर दिया था, प्रेरित कर दिया था। अब भारत में क्या हुआ था, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय जैसे नेताओं ने क्रांतिकारी फ्रांस के उपजे इन विचारों
से क्या करी थी, गहरी प्रेरणा ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो जैसे डेमोक्रेसी जैसे शब्द है ना संविधान में यहीं से लिए गए हैं। ठीक है, आप प्रस्तावना में देखते हैं 1789 में क्या हुआ था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि स्टेट जनरल की बैठक और बैस्टिल का क्या हुआ था, पतन और क्रांतिकारी की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद 1791 में राजा की शक्तियों को सीमित करने वाला संविधान पारित हो चुका था। फिर 1792 से 1793 तक फ्रांस गणतंत्र बन गया था और राजा का सिर कलम कर दिया था, यानी खत्म कर दिया गया था उसे। ठीक है, अब 1793 से 94 के बीच देखेंगे रॉबर्टस्पियरे का नेतृत्व और आतंक का राज हो जाता है। 1799 डायरेक्टरी का पतन और नेपोलियन बोनापार्ट का सत्ता पर क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है। ठीक है, क्रांति के रोचक अब यहाँ पे क्या हो, मतलब कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको आप याद कर सकते हो। वामपंथी और दक्षिणपंथी यानी लेफ्ट और राइट विंग भी यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, राजनीति ने इन शब्दों को का जन्म यहीं से हुआ। निर्भर करता है कि असेंबली में कौन राजा के समर्थक या विरोधियों के साथ बैठता था। ठीक है, इंडिया में भी यही चीजें देखने को मिलती हैं। राष्ट्रगान जो था स्वयं सेवियों द्वारा गाया गया था। मार्सेले, ये जो फ्रांस का क्या है नेशनल एंथम है। ठीक है, नेशनल एंथम है, ये आज भी वहां पे चल रहा है। ठीक है, नेशनल एंथम जो ये मार्सेले है ये उस टाइम पे गाया गया था जब क्रांतिकारी बहुत चरम स्तर पे थे। आज फ्रांस का क्या है, राष्ट्रगान है ये। जैकोबिन के घुटने तक पहनने वाले कुलीन कपड़े का विरोध करते हुए धारीदार लंबी पतलून पहनना शुरू कर दिया था। और देखते हैं इसमें निष्कर्ष क्या निकल कर आया। फ्रांसीसी क्रांति केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं थी, यह मानना इतिहास का एक गहरा हिंसक जागरण था। इन सदियों पुरानी धारणा को हमेशा के लिए तोड़ दिया कि सत्ता जन्म से मिलती है। ठीक है, पहले मोनार्की थी ना, तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो गाइज ये लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सबको अगले लेक्चर में। थैंक यू।